आइए अब जमशेदपुर के इस नाटक की ओर चलते हैं। नाटक का शीर्षक है इंदु, एक नारी शक्ति। ये जितना मैं पिछले 25 साल के इस प्रवाह को देख रहा हूँ बाबा के आशीर्वाद से, ये नाटक मुझे लगता है कि हमारे भारतीय युग वशिष्ठ संघ के अंदर छोटे भैया जी के आशीर्वाद से क्रांतिकारी परिवर्तन है। मुझे ऐसा ख्याल नहीं आ रहा है कि इतना बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर कोई नाटक आया है। वो एक लड़की है, एकदम मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। मॉडर्न है, सेल्फ डिपेंडेंट है, बोल्ड है, लेकिन उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये मैं आपसे उस नाटक के बाद पूछूंगा कि आपने क्या क्या देखा। तो आइए, इंदु एक नारी शक्ति, जमशेदपुर की प्रस्तुति के पहले एक बार जोरदार तालियां जमशेदपुर के लिए। भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ द्वारा प्रस्तुत आज का नाटक है इंदु, एक नारी शक्ति। क्या हुआ माँ? बोलो ना, क्या बोलना है? इंदु बेटी, इसी मार्च महीना में तेरा जन्मदिन गया है। तू 31 पूरा कर 32 वर्ष की हो गई, फिर भी अब तक तेरी शादी नहीं हो पाई। ऐसी तो परिस्थितियों की शिकार है, और मैं भी तो लाचार हूँ।
देहांत के पहले तेरे पिता का व्यवसाय डूब गया। एक पैसा भी छोड़कर नहीं जा पाया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक 90% गहने भी मुझे बेचने पड़े। अगर कुछ छोड़कर गए हैं तो यह घर और ये छोटा सा बागान। क्यों पुरानी बातें दोहरा रही हूँ माँ? बेटी तू समझ नहीं रही। तुझे बिना ब्याही बैठाकर कब तक रखूं? अब तो ब्याह की उम्र भी पार कर दी तूने। क्या हुआ माँ? सुमीन की भी तो अभी पढ़ाई पूरी हुई है। ग्रेजुएशन कुछ दिनों पहले ही तो कर पाया है। कॉलेज से ही अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया है। वो गुरु कृपा ही है। शुरुआत में 4 लाख का पैकेज बहुत अच्छा है माँ। भाई और माँ छोड़कर दुनिया में और कुछ दिखता है तुझको? भाई की जिंदगी बनाने के लिए तूने अपनी तनिक भी परवाह नहीं की और ना ही ब्याह किया। हमें ही देखने में अपना समय बिता दिया। तेरी जैसी कन्या का होना हमारा सौभाग्य है बेटी। माँ और भाई तो मेरी दुनिया है और मैं कुछ देखना भी नहीं चाहती। नहीं, इस साल तो तुझे विदा करना ही है। वर मिलेगा? माँ तुम्हें लगता है? थप्पड़ खाएगी हमेशा मजाक। हम इनके शरणागत हैं ना। भूख लगी है माँ, चलो ना। क्या है खाने में आज? राजमा, करी और चावल। आज पंजाबी खाना। चलो परोसते हैं। तेरा अच्छा जगह प्लेसमेंट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ भाई। मुझसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें है दीदी। मुझे यहाँ तक लाने में तुम्हारा ही तो त्याग है, परिश्रम है। मैं भूला नहीं हूँ। मेरे साथ साथ तुम भी तो रात भर जगती थी, पुस्तकें पढ़ती रहती थी, मिडनाइट में कॉफी बनाकर ला देती थी। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी अच्छी बहन मिली। सो तो है सोनू, मेहनत जब किए हो तो उसका फल दिए भी है। गुरुजी का कथन भी है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। हाँ दीदी, जॉब ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला काम होगा तुम्हारी शादी करना। हे गुरुदेव, चल गुरुदेव की संध्या आरती का समय हो गया। अरे सोमू, इंदु, तुम लोगों को याद है ना, कल लखनऊ से चाचा चाची आ रहे हैं। भूले तो नहीं हो ना तुम लोग? उन लोगों का रूम भी सफाई करना है। और इंदु, तुम्हारे नाम से गुरु पूजन का संकल्प लेकर रखी हूँ। चाचा चाची के आने के बाद ही गुरु पूजा का आयोजन करूंगी। माँ, चाचा चाची आएंगे ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग? तुमने देखा नहीं, रूम का चादर भी बदल दी हूँ, पानी भी रख दी हूँ। मेरी अच्छी बेटी, कितना काम करती है तू। रोजगार भी करती है और घर का काम भी देखती है। माँ, चाचा लोग तो यूजुअली जाड़ा में आते हैं, अचानक इस समय क्यों? मैंने बुलाया है सोमू, बहुत जरूरी बात करना है नवीन और प्रमीला से। 7 दिनों तक रहेंगे वे लोग। दीपा दीदी और जीजा जी अच्छे हैं ना माँ? हाँ रे, दीपा और उसका पति अच्छे से है बनारस में। वहीं एक स्कूल में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। अरे वाह, ये तो उसने बताया ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है। कितना मजा आ रहा है। चाचू आ रहे हैं, मुझे पता है मेरे लिए शर्ट लाएंगे और मिठाइयां भी। माँ, कल नाश्ता में कचौड़ी आलू दम बनाना। अच्छा, खाली खाने से मतलब? नहीं नहीं, मुझको भी चाहिए, मुझे भी पसंद है।
चाची अपने घर से सटा हुआ जो बागान है उसे बेच देगी। तुझसे ही सुना है, क्या ये बात सही है जो तू बोल रहा था? सरला चाची मेरी छोटी बहन को बोल रही थी बाजार में कि मैं क्या करूं। मेरा इतना प्रिय बागान बेचना पड़ रहा है, बेटी की शादी भी करना है। एके बिल्डर नाम का कोई प्रमोटर है जो अच्छा दाम दे रहा है, सो इसी महीने में बेच दूंगी। क्या दाम मिल रहा है और कितना जमीन है? तुझे कुछ पता है? हाँ, सरला चाची ही बताई थी मेरी बहन को। 4 कट्ठा जमीन है, बिल्डर उसका 8 लाख दे रहा है, क्योंकि चाची का जमीन अच्छी जगह में है और जमीन का पोजीशन भी अच्छा है। मैं सोच रहा था कि हमारा ऑटोमोबाइल वाला गैरेज वहां बनाने पर अच्छा चलेगा, क्योंकि मेन रोड के पास ही है जमीन। बिजनेस अभी से 2 गुना ज्यादा रन करेगा और उतना दाम हम दे नहीं पाएंगे। सो 6 लाख दे देंगे। क्यों रतन, बेचारी विधवा को इतना पैसा आ रहा है, तो 2 लाख का घाटा क्यों करवाओगे? उसका तो इतना सुंदर जमीन है, उसे पैसे की जरूरत है तभी तो बेच रही है। तुम चुप रहो रमेश, अपना काम से काम रखो। ये मेरा मामला है, चाय बनाओ और पिलाओ। मुझको उस जमीन की जरूरत है। सरला जी को भी पैसों का जरूरत है। उसके घर में तो उसकी बेटी इंदिरा छोड़कर कोई दूसरा अर्निंग मेंबर है ही नहीं। ए रमेश, हम कहा बिना पैसे का ले रहे हैं? पैसा तो दे रहे हैं, थोड़ा कम दे रहे हैं बस। थोड़ा कम कितना होता है ये तो आप जानते ही हैं। कहां 8 लाख और कहां 6 लाख। हाँ तो ठीक है ना, बेटी की शादी में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 3-4 लाख में हो ही जाएगा। दिलीप, अजीत, घर चलेंगे सरला चाची के घर। माँ, चाचा चाची आ गए। आओ नवीन, आओ प्रमिला। साल भर बाद भेंट हो रहा है। पिछले साल रामनवमी के समय तुम लोग आए थे। चाय पिला इंदु बेटी। अभी लाई। दीदी, आपकी साड़ी। सोनू, तेरे लिए शर्ट। इंदु, आ देख, तेरे लिए सूट लाई हूँ। ले ले, बाद में चाय बनाना। और सबों के लिए मिठाई। देखा ना माँ, मैंने कहा था ना कि चाचा चाची मिठाई लाएंगे। मैं मिठाई लेकर रसोई जा रहा हूँ, वही मिठाई खाऊंगा। बहुत ही जरूरी काम के लिए तुम लोगों को मैं बुलाई हूँ, नवीन और प्रमिला। पहला तो है इंदु के नाम से संकल्पित गुरु पूजन। दूसरा है बागान बेचने वाला डील, जो तुम्हारे सामने ही एके बिल्डर्स के साथ होगा। होने के बाद तुरंत कैश ट्रांसफर करेंगे मेरे नाम में। इतना बड़ा काम तो नवीन के बिना होना असंभव है। और तीसरा, इंदु के लिए शादी का जो रिश्ता के लिए तुम बोले थे, उसकी चर्चा। हाँ हाँ भाभी, ये सब बातें तो फोन पर हो ही गई थी। सब काम करके ही हम जाएंगे। हाँ, गुरु पूजन का दिन कब रखा है भाभी? कल ही है, और पूरा इंतजाम भी कर लिया है इंदु सोमू ने मिलकर। क्योंकि
कल गुरुवार है, रसोई वाला काम तुम कर लोगी प्रमिला? अवश्य दीदी, ये कोई बोलने की बात है? वो तो मेरे भी गुरुदेव हैं। होम में खिचड़ी, खीर, पनीर की सब्जी, 5 तरह की भुजिया और एक सब्जी भी बनाना है। प्रमिला, तुम तो जानती ही हो। हाँ दीदी, किंतु मदद कर देगी तो मैं समय पर सब कर लूंगी। हाँ हाँ चाची, मैं पूरी मदद कर दूंगी। आप बैठ। अरे इंदु, खाने की भी व्यवस्था शुरू कर दे, हम सब आ रहे हैं टेबल पर। जरूर माँ, अभी करती हूँ। प्रमिला, खाकर जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह उठकर बहुत सारा काम है, गुरु पूजन की तैयारी जो करनी है। कितनी सुशील है दीदी हमारी बेटी। सुन लीजिए भाभी, इंदु के रिश्ते की बात याद है भाभी? लास्ट ईयर हमारी 25वीं शादी की सालगिरह में सोमू और इंदु गए थे। आप घर संभालने के लिए रह गई थी। आपको सिलाई का डिलीवरी भी देना था। उस समय हम कुछ अड़ोस पड़ोस और ऑफिस के लोगों को बुलाए थे खाने पर। करीब 50 लोग जमा हुए थे। एक रसोइया भी रखी थी, पर इंदु ने प्रमिला की बहुत मदद की थी। खाना सजाने में, परोसने में, अतिथियों को देखने में। उस समय मेरे पड़ोसी का एक लड़का था, प्रकाश नाम है। उसके पिता नहीं है। उसे और उसकी मां को बुलाई थी। वो लड़का अच्छा काम करता है एक आईटी कंपनी में। दीपा को अपनी छोटी बहन मानता है। प्रकाश को इंदु का स्वभाव, दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति, उसका रहन सहन बहुत पसंद आया। उसने जाकर दीपा से कहा कि इंदु मुझे बहुत पसंद आई है, तू मेरे लिए उससे बात करना। दीपा उसे नहीं बताकर ये बातें मुझे ही बताई थी। उसी का रिश्ता इंदु के लिए लेकर आया हूं। मंथली 40-45 हजार कमा लेता है। पिता नहीं होने के कारण बहुत स्ट्रगल कर यहां तक पहुंचा है। सो अभी तक ब्याह नहीं कर पाया। 35 वर्ष का है। ये है उसका फोटो, ये देखिए। शक्ल सूरत से तो बहुत अच्छा है। बात को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़का और उसकी मां को बुला लेंगे और मैं भी आ जाऊंगा साथ में। देखो विनीता, वो जो सुमित नाम का लड़के के बारे में तुमने बताया, उसके साथ तुम्हारी शादी करना कैसे मुमकिन है? एक तो उसका उम्र इतना कम है, तुम्हारा क्लासमेट है, तुमसे केवल 6 महीने ही बड़ा। फैमिली का भी तो थोड़ा प्रेशर है उस पर। मां और बड़ी दीदी जिसकी शादी भी नहीं हुई है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। और तुम जो लग्जूरियस लाइफ की अभ्यस्त हो, वो कैसे प्रोवाइड कर पाएगा? पापा, पर उसे कैंपस प्लेसमेंट में 4 लाख का पैकेज मिला है। जिसमें सब हो जाएगा, उसके फैमिली के नीड्स और तुम्हारे नीड्स। पापा, उसकी दीदी एक स्कूल ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करती है। उनकी सैलरी 15,000 रुपीज है। ये सुमेन ने मुझे बताया है। और दीदी तो घर में प्राइवेट ट्यूशन भी करती है। उसकी माँ एक लेडीज टेलर है। उनके घर में एक रूम में व्यवसाय चलाती है। घर में आकर औरतें सिलाई का ऑर्डर देकर जाती है। घर से वे डिलीवरी करती है। उनके घर में कोई बेरोजगार नहीं है पापा। अरे उसकी दीदी का तो ठीक है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, पर उसकी मां लेडीज टेलर है। डिसरिस्पेक्टेबल। माँ सिलाई का काम घर बैठे ही करती है। दुकान तो घर पर ही है पापा। डिसरेस्पेक्ट की बात ही क्या है? ठीक है, पर
मेरे फैमिली स्टेटस के साथ तो मैच नहीं करता ना। तू जिद पे अड़ी है। बचपन में तेरी मां की मृत्यु के बाद तुझे इतना ज्यादा प्यार दिया हूं, तेरी हर बात को माना, जिसके चलते तू जिद्दी हो गई है। तो क्या तेरी शादी के मामले में भी तेरी ही जिद चलेगी क्या? मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा और क्या बुरा। मेरा मत नहीं है इस शादी में। नीता, मैं तेरे लिए तेरे लायक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूं बेटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुमेन या उसका परिवार अच्छा नहीं है, पर तेरे लायक नहीं है। पापा मान जाइए ना प्लीज। सुमेन बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब बात मेरे साथ शेयर करता है। मुझे भी तो एक जॉब ऑफर आया है, 3 लाख का पैकेज है। मुझे वो जॉब करने दीजिए पापा। 7 दिनों में मुझे जवाब देना है कि नौकरी करना है कि नहीं। सब अर्न करेंगे तो शादी के बाद हमारा परिवार अच्छा चलेगा। अरे तुझे क्या जरूरत है जॉब करने की? तू मेरे बिजनेस को संभालना। तुझे और दामाद को अपना बिजनेस समझा दूं। इतना अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस है मेरा तो सपना है मेरी एकमात्र बेटी और दामाद मेरे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अधिक ऊंचाइयों में ले जाएंगे। नहीं पापा, आप सुमेन को नहीं जानते। वो बहुत आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी लड़का है। वो आपका बिजनेस में नहीं आएगा। अपने मेरिट पे जो नौकरी उसे कॉलेज प्लेसमेंट में मिला है वो वही करेगा। उसने तो ज्वाइन भी कर लिया है। मैं जब दामाद बोला तब मैं सुमेन को मीन नहीं किया नीता। तुम्हारे लिए चुना हुआ अच्छा वर को मैंने मीन किया। मैं सुमेन के सिवाय किसी और को अपना वर सोच ही नहीं पाती हूँ। जिद्दी लड़की, मेरा लाल प्यार का ये फल देखने को मिला है आज। मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। Now leave this room and go.
कुछ पूजा हुआ है यहाँ? हाँ, हमारे गुरुदेव का पूजन हो रहा था, अभी अभी समापन हुआ है। पंडित जी, इन्हें भी शांति जल दीजिए। ओह, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। आ गया हूं तो बातें हो ही जाए। सरला चाची, क्या बागान का कार्रवाई हो गया है? नहीं, एके बिल्डर्स से बात हो रखी है। इनके सामने ही कार्यवाही पूरी होगी परसों। मैं क्या बोल रहा था, मुझे उस जमीन की जरूरत है। वो जमीन आप मुझे दे दीजिए। एके बिल्डर्स को छोड़िए, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा, वो भी कैश। पर एके बिल्डर्स मुझे 8 लाख दे रहे हैं। वो तो इस इलाका का नामी प्रमोटर है। अरे, मैं आपको बोल रहा हूं ना, और 6 लाख दे रहा हूं। तुरंत जमीन मेरे नाम कर दीजिए। एके बिल्डर्स को भूल जाइए। क्यों भाई, भाभी 2 लाख का घाटा क्यों करवाएंगी अपना? मेरा और सरला चाची के बीच बात चल रही है, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? सही तो बोल रहा है। 2 लाख का लॉस क्यों करवाओगे अपना? जब 8 लाख मिल रहे हैं तो 6 लाख क्यों लूं? देखिए चाची, मैं अच्छे से आपको प्रपोजल दे रहा हूं। मैं सोचता था आप मान जाएंगी, पर नहीं मान रही हैं आप तो जानती हैं, मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानता हूं। आप औरत हैं, इसलिए अच्छे से बोल रहा हूं। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत कीजिए। अच्छा, जबरदस्ती है। ये पूरा इलाका तुम्हारी जागीर है क्या? दादागिरी दिखा रहे हो। चुप! मुझे इस खिलौने से खेलने पर मजबूर मत कर। नहीं, अपना खिलौना वापस रख दीजिए भैया। मेरा नाम इंदिरा श्रीवास्तव है। मैं आपकी सरला चाची की बेटी हूं। जानते हैं भैया, मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा की मृत्यु के समय मैं 12 साल की ही थी और मेरा भाई 1 साल का था। पापा की मृत्यु के पहले उनका पूरा व्यवसाय डूब गया था, जिस कारण हार्ट अटैक से वे गुजर गए। एक घर और बागान ही छोड़कर गए। मेरी माँ यानी आपकी सरला चाची कपड़ा सिलाई कर हमें बड़ा की है। हाँ, थोड़ा बहुत गहना भी बिक्री करना पड़ा था। फिर भी उस समय मेरी माँ वो बागान नहीं बेची, क्योंकि मेरे पिताजी को वो बागान बहुत प्रिय था। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी माँ को थोड़ा बहुत राहत दे सकी, क्योंकि मुझे एक स्कूल के फ्रंट ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। शाम को बच्चों को पढ़ाती हूँ। माँ और मैं मिलकर भाई को पढ़ाई हूँ। मेरा भाई अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा किया। अभी कुछ कारण से मेरी माँ बागान बेच रही है। पैसों की जरूरत आ पड़ी है। जानते हैं भैया, मेरी माँ का बैंक बैलेंस है 50,000 रुपए। मेरा केवल 1 लाख रुपए। ये 1 लाख जमा करने में मुझे कितना कष्ट हुआ है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको यदि लगता है
इस विधवा औरत का लास्ट एसेट ये बागान 6 लाख रुपए में छीन लीजिएगा और बेचारी विधवा औरत का 2 लाख का घाटा करवाइएगा बिना कोई दोष के? तो कीजिए, यू आर वेलकम। मैं वेट कर रही हूं आपके उत्तर का। समय लेकर सोचकर उत्तर दीजिए, और हाँ, बिना गुरु प्रसाद के मत जाइएगा। चाची आइए ना। तो क्या डिसाइड हुआ भैया? मां किसे जमीन बेचेगी, आपको या एके बिल्डर्स को? आप ही डिसाइड कीजिए ना। तो मैं सोच रहा हूं कि आप जमीन एके बिल्डर्स को ही दे दीजिए। जमीन की जरूरत तो मुझे भी थी, पर मेरे पास 8 लाख नहीं है। हाँ, ठीक बात है, 2 लाख का घाटा कम नहीं है। चाची, एके बिल्डर्स को दे दीजिए। अच्छा सरला चाची, प्रणाम। अब मैं चलता हूं। बाप रे बाप, एक गुंडा के सामने तुमने इतनी बातें की, तो कैसे हिम्मत जुटा पाए? क्या क्या बोलना है, ये तेरे दिमाग में कैसे आया? ये सोचकर मैं हैरान हूं। हिम्मत देने वाले का तो पूजन करके ही उठे थे हम। चाची, मैंने कुछ नहीं बोला, वे बुलवा दिए। वंदे श्री गुरुदेव के चरणों, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। देखिए ना दीपक भैया, सोमेन समझ ही नहीं रहे कि पापा नहीं मानेंगे। मैं सोमेन को बोल रही हूँ कि तुम्हारे घर से माँ और दीदी इंतजाम करके शादी करवा दे तो हो जाएगा। अरे दीपक भैया, मैं विनीता को समझा नहीं पा रहा। मेरी दीदी और माँ मानेगी ही नहीं कि इसके पिता के आशीर्वाद के बिना शादी। क्या करूं दीपक भाई, आप इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे, आप ही कुछ सजेशन दे। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। वैसे देखो विनीता, मेरे विचार से अपने पिता को बोलने बगैर शादी करना नहीं चाहिए। जो पिता तुम्हारे माँ और पिता दोनों बनकर तुम्हें पाले हैं, उन्हें सूचित किए बिना शादी करोगे, बुरी बात है। ये इंदु और मां भी नहीं मानेगी। शादी ब्याह तो एक सामाजिक कार्य है, सबके साथ मिलकर करना चाहिए, ना कि कहीं भागकर। तुम दोनों के घर से तो मान ही नहीं रहे हैं, सो बात तो बनेगी ही नहीं। जहां तक विनीता से सुना हूं, उसके पिता तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मानेंगे ही नहीं। अब तो बस आप ही एक सहारा है दीपक भैया। आप और भाभी हमारी शादी करवा दीजिए। एक बार शादी हो जाएगी तो दोनों पक्ष मान लेंगे। मुझे 2 मिनट सोचने दो। क्यों बुलाया हो मुझे दीपक? अरे सोनू, कैसे हो? मुझे क्यों बुलाया है तुमने? क्या वही सोनू के विषय को लेकर? हाँ अनिल भैया, आपका ही इंतजार है। आप दोनों तो मेरे करीबी गुरु भाई हैं। मेरा कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, किस प्रकार क्या करूं? दोनों के घर से ही नहीं मान रहे हैं क्या?
सुनो, विनीता के पिता का स्टेटस बहुत हाई होने के कारण और सोमेन उन लोगों के बराबर का नहीं होने के कारण उससे विनीता का विवाह नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका स्टेटस गिर जाएगा। सोमेन की माँ और बहन विनीता के पिता की सहमति के बिना ब्याह नहीं करवाना चाहेंगे। इधर सोमेन विनीता से ही शादी करना चाहता है। क्या किया जाए, तुम ही कुछ राय दो। अनिल भैया, दीपक भैया, मेरे पापा ने एक लड़का तय किया है मेरे लिए। मुझे देखने के लिए वे लोग रविवार को बनारस से आ रहे हैं। मैं पापा के ऊपर होकर कुछ बोल ही नहीं सकी। क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक उपाय है दीपक, जब दोनों पक्ष के लोग मान ही नहीं रहे और इन्हें शादी करना ही है, तो एक उपाय है, रविवार से पहले कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं। आज जाकर कोर्ट में इंटीमेशन दे देते हैं ताकि वो 2-3 दिन में हो जाए। एक लॉयर है मेरे पहचान का। कोर्ट मैरिज हो जाने के पश्चात दीपक और मैं विनीता के पापा को बोल देंगे, रविवार से पहले बता देंगे ताकि बनारस में उन्हें मना कर सके। मेरी क्या हिंदू विधान से शादी नहीं होगी? दीपक भैया, अनिल भैया। हाँ, वो भी होगा, तुम चिंता न करो। दीपक, तेरा घर तो बड़ा है, तू वहीं इंतजाम कर ले। पंडित को दिखा, अच्छा दिन देखकर शादी करवा देंगे। तुम्हारी और मेरी पत्नियों को बुला लेंगे काम के लिए, इन दोनों के दोस्तों को भी बुला लेंगे। लेकिन इस काम के लिए कैश की भी तो जरूरत पड़ेगी। मैं तो अभी अभी जॉब ज्वाइन किया हूं, मुझे तो फर्स्ट सैलरी भी नहीं मिली। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी दीदी हर महीने कुछ पैसे डालती है, पर वो मैं दीदी के परमिशन के बिना नहीं निकाल सकता। वो मेरा पैसा है ही नहीं, दीदी डाली है बैंक में। ठीक है, इंदु को इस शादी में इन्वॉल्व कर लेंगे हम लोग। इंदु को मैं बताऊंगा, वो मौसी मां को नहीं बताएगी, यहां आ जाएगी और कोर्ट में भी विटनेस के तौर पर सिग्नेचर करेगी। वैसे इंदु मेरी पत्नी की सहेली है। इंदु को सिखा देंगे कि मेरी पत्नी उसे और सोमू को मेरे घर में रहने के लिए बुलाई है। थोड़ा हम लोग एंजॉय कर लेंगे, सरला चाची भी मान जाएगी। वो आनंद के माहौल में तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, पर मेरी दीदी आएगी, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, दीदी का रिश्ता भी तो तय हुआ है लखनऊ में। 1.5 महीना बाद ही शादी होना है। दीदी मुझसे 8-9 साल बड़ी है। ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी शादी के पहले हमें शादी करना पड़ रहा है, पर मैं बेवश हूं। गुरु नाम लेकर हम ये काम करेंगे, सब अच्छा ही होगा। हाँ, आप ठीक बोले हैं दीपक, इंदु आ जाएगी, बाकी छोटा मोटा खर्च हम लोग मिलकर कर लेंगे। जय गुरु, जय गुरु, जय श्री गुरु। आपको अर्जेंटली बुलाना पड़ा। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था प्रकाश जी। शुरू से ही जब आप पहली बार मेरे घर आए, शादी तय हुई, आप मेरे से अलग से बात भी किए, तब आप मुझे बहुत सपोर्टिव लगे। आप में मैं अपना एक सहारा खोज पाती हूँ। और देखिए, आपका और मेरा स्ट्रगल भी कुछ एक जैसा है। आपके पिता नहीं है,
मेरे भी पिता नहीं है। फोन में जो आपको बात बताए थे सुमीन की शादी के बारे में, वो इशू इतना क्रिटिकल जगह में पहुंचा हुआ है कि क्या बोलूं। कल उसका कोर्ट मैरिज है और रविवार को हिंदू विधि में शादी है। माँ को शामिल नहीं कर पा रही हूँ इस शादी में। मुझे बहुत खराब लग रहा है। पर क्यों इंदिरा जी? आंटी जी को अच्छा से समझाने पर वो नहीं समझेंगी? मैं एक बार कोशिश करूं क्या? फायदा नहीं होगा प्रकाश जी। माँ को तो मैं जानती हूँ ना। विनीता के पिता के समर्थन बिना तो इस शादी को माँ स्वीकारेंगी नहीं। हे भगवान, भयंकर मुश्किल है। लड़की के पिता नहीं मान रहे हैं, लड़का की मां नहीं मान रही है, और रविवार को लड़की का दूसरा रिश्ता आ जाएगा। समय बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा प्लान किया है वैसे ही चलिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे प्रकाश जी। आप प्लीज कल कोर्ट में विटनेस बनिए और प्रेजेंट रहिए, और रविवार को हिंदू रीति वाली शादी में भी रहिए। प्लीज प्रकाश जी, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। गेस्ट हाउस में रहने का एक्सटेंशन कर लीजिए। हाँ, कल तो ठीक है, पर रविवार तक छुट्टी बहुत लंबा हो जाएगा। ऑफिस में इतना लंबा इंटीमेशन देकर नहीं आया मैं। फोन पर कर दीजिए ना प्लीज। अरे बाप रे, 1.5 महीने बाद तो मुझे फिर से छुट्टी लेना पड़ेगा अपनी शादी के लिए। अच्छा मैं कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे पता था आप मानेंगे मेरी बात, इसलिए मैंने आपको शादी में पहनने के लिए ड्रेस भी खरीदा है। आपके साथ मिलकर मैं स्वयं को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। चलिए कल से दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे। विनीता के लिए गहना खरीदना है, सोमू के लिए कपड़ा खरीदना है। अच्छा, थैंक यू फॉर द ड्रेस। पर इंदिरा, मुझे एक बात बहुत ऑड लग रहा है कि मैं आपके शहर में हूं और आंटी जी को पता ही नहीं। क्या करूं प्रकाश जी, हम हेल्पलेस हैं।
ऐसा भी हो सकता है? मेरा बेटा मुझे बिना बताए शादी कर लिया और तू मुझे बोल रही है उसका स्वागत करने? इसमें ना उस लड़की के पिता का कोई समर्थन है, ना मेरी कोई जानकारी। मैं क्यों लाऊं उन्हें अपने घर में? मेरी कोई इंपॉर्टेंस है? मेरी कोई जरूरत है? तू बोल रही है उसका स्वागत करने? बोल कैसे रही है तू? क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करो माँ। हम सब निरुपाय थे। उस लड़की और सुमित का कोई दोष नहीं है। तुम तो मानती भी नहीं, क्योंकि उसके पिता के सहयोग के बिना शादी हो रही है। हाँ, तो तेरी शादी के पहले ही इतनी जल्दी जल्दी सोमेन को सब कर लेना पड़ा? हाँ पड़ा, नहीं तो मैं क्यों सपोर्ट करूंगी माँ? तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? प्रकाश जी आइए ना। अनिल भैया, दीपक भैया, आप लोग भी आइए ना। प्रणाम आंटी जी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाची। प्रकाश, तुम कहां से? इंदु ने बुलाया था फोन पर आंटी, इसलिए मैं यहां हूं। क्या प्रकाश, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो? होना ही पड़ा आंटी, काम तो सभी इन्हीं लोगों ने किया। थोड़ा सा समझिए आंटी, विनीता के पिता रविवार को उसका रिश्ता तय करने वाले थे, सो जो करना था रविवार के पहले ही करना था। गुस्सा छोड़िए ना चाची, आनंद का माहौल है, आनंद से अपना लीजिए ना आंटी। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। अपने घर में शादी करवाए, अपने घर में रहने दिए, सपोर्टर हो जाओ इन लोगों का। माँ प्लीज। वहां सोमेन विनीता दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बुला लो ना। सुमेन इस घर का एकमात्र वारिस है। कहाँ जाएंगे ये लोग? विनीता के पापा भी तो नहीं अपनाएंगे इन्हें। अंदर बुला लो ना इन्हें। नहीं, एकदम नहीं। उस लड़की के बेचारे पिता को खबर भी मिली या नहीं, ये जो सब काम हुआ है? जाएंगे आंटी उनके पास, सब खबर देंगे। आप क्यों जाएंगे? वे बहुत बात सुनाएंगे, भला बुरा बोलेंगे। आप क्यों सुनेंगे? मैं चली जाती हूँ। तो क्या हुआ इंदु, होने वाले दामाद के अनुसार मैं यह सब कर लूंगा। दीपक भैया, सोमेन और विनीता बहुत देर से बाहर खड़े हैं, आप उन्हें अपने घर ले जाइए। हाँ हाँ प्रकाश जी, अवश्य। माँ, तुमने समर्थन नहीं किया, पर मुझे अंदर से लगता है कि गुरुदेव अवश्य समर्थन किए हैं। तभी तो मुझे इतनी शक्ति मिली है तुम्हारी बिना शादी करवाने की। नमस्कार महेश जी, मैं सोमेन का चाचा हूं। हाँ नमस्कार, आइए बैठिए। धन्यवाद, मैं आपको बुलाने आया। परसों सोमेन की दीदी यानी मेरी भतीजी की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जाना ही पड़ेगा। क्या बोल रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को ही उसकी शादी में आशीर्वाद नहीं दे पाया, बेटी की मदद को देने जाऊं, ये कैसे संभव है?
संभव है महेश जी। आप जानते हैं मेरी भाभी अर्थात सोमेन की माँ उन दोनों को घर में आने ही नहीं दी जब दोनों ब्याह करके आए, आज तक नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि विनीता आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। ऐसे ही असूलों की पक्की है मेरी भाभी। इंदु ही मुझे यहाँ भेजी है आपके पास। यदि आप जाएंगे आशीर्वाद देने तो मेरी भाभी मान जाएंगी और सोमेन विनीता को अपना लेगी। दोनों वर वधू के जोड़े को आशीर्वाद देने आप आइएगा परसों। ऐसा मेरे बारे में इंदु ने कहा? विनीता बेटी इंदु के बारे में बोलती थी कि वो हमेशा मां भाई को सहारा देते आई है। जी हाँ संध्या जी, ऐसा तो मैं संध्या जी बुला सकता हूँ ना? हाँ अवश्य अवश्य। इंदु ने कहा है कि अंकल जी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि सोमेन और विनीता हमारे घर में प्रवेशाधिकार पाएंगे या नहीं। अच्छा, बहुत बुद्धिमती है इंदु बेटी। अरे परसों ही तो शादी है, समय ही नहीं। दो बेटियों की शादी की तैयारी करनी है। आप क्या चलेंगे मेरे साथ? थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बहुत काम है मुझे, पर समय निकाल कर शाम को आ जाऊंगा। नमस्कार। 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 दुल्हन बनकर बैठी है, कुछ देर बाद दूसरे घर की हो जाएगी। मुझे दुख भी हो रहा है, आनंद भी हो रहा है। दीदी अकेली हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। जिम्मेदारी निभाते निभाते कुछ देर हो गई। खुशी खुशी रह बेटी, तेरे मुंह में दुख की छाया है। क्यों बेटी, चले जाने का इतना दुख मत कर। लखनऊ कितना दूर है, आते जाते तो रहेगी ही। ये घर छोड़कर जाने का, तुमको छोड़कर जाने का तो दुख है ही, पर ये एकमात्र दुख नहीं है। सुमीन के बिना मेरी शादी की खुशी तो अधूरी है ना माँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जब तक सुमीन विनीता को देख न लूं। ठीक बोली हुई तो बेटी, भाभी के बिना तुम्हें कैसे अच्छा लग सकता है? सुमीन और विनीता को आज से इस घर में प्रवेश का अधिकार दे ही दीजिए समधन जी। समधन? मैं आपकी समधन कैसे? मैं विनीता का पिता हूं। ओहो, तो आपने क्या मान लिया है भाई साहब? मानना नहीं पड़ा। इंदु बेटी ने जो न्योता भेजा था उसके न्योते को मैं अस्वीकार नहीं कर पाया। सरला चाची, सुमीन और विनीता दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वधूवरण नहीं कीजिएगा। हाँ हाँ, इंदु बेटी और प्रमीला जाओ, जाकर पूजा की थाली ले आओ और वरण कर ले आओ। देखा माँ, गुरुजी को मन से बुलाए थे कि सुमीन और विनीता घर आ जाए। ये तो प्रमाणित हो गया कि मन से कुछ मांगने पर भगवान आ जाते हैं। भगवान श्री ब्रह्मानंद, ये हमारे
शक्तिशाली राजा हैं और उनका राजत्व अर्थात उनके बनाए हुए इस संघ परिवार में हम सब राजा हैं। वो हम सबों को समान अधिकार दिए हैं। हम लोग अपना जीवन अपने ढंग से निर्वाह करते हैं, परंतु उनकी मर्जी के अनुसार ही चलते हैं। हमें वे बांध के तो नहीं रखे, परंतु ऐसा अनुशासन दिए हैं कि हम लोग उनके अनुशासन के बाहर भी नहीं जाते, क्योंकि हम सबों को इस परिवार में समान अधिकार है। अतः सभी समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हम अपने मतानुसार ही चलते हैं, पर अंततः मिलते हैं उनके पथ में ही। इसी कारण हम सभी सफल हैं, कोई विफल नहीं है। और इसी कारणवश हम अपने सभी प्रयासों में हमारे राजा के साथ ही मिल जाते हैं, और यही मर्मार्थ है हमारे अंतिम गीत का। ऐसा लग रहा था थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है। एक कमी थी, एक कमी रह गई। तो छोटे भैया ऊपर नहीं आए, मुझे मतलब वो एक जो उनका सब हो जाएगा एकदम। मैंने चार दिखाए, उसने एक दिखाया ना। जमशेदपुर भी इनका हो गया। हाँ, सब उनके हैं, सिर पर उठाने से। मैं गलत हूँ क्या? ताली हो जाए। देखो, मैं चीज बता देता हूँ। छोटे भैया को जब पता चला कि नाटक थोड़ा से प्रेजेंटेबल हुआ ना, तब उससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सब कुछ करके आया ना। मतलब इनको शंका थी हमारी प्रतिभाओं में
ये सब इनके हाथ के तराशे हुए हैं। ये छेनी हथौड़ी लेकर लगे रहते। हम लोग साल में 3 दिन आते हैं भैया, बाकी के 362 दिन एकदम करंट रहता है हमारे अंदर। तो ये तो क्यों भैया जब एक बार बोले, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं छोटे भैया के पट्टे हैं। तो जोर से बोलो, आप सब यहाँ इकट्ठे हैं छोटे भैया के। अरे छोटे भैया आगे थाली किधर है? काफी देर से बड़े भैया के पीछे लगे थे, इसलिए आगे सुनना। देखिए भैया, आपकी बचत के लिए आए, मैं तो आपके पीछे हूँ। आपके पीछे किसके पीछे? मैं पीछे किसके पीछे हो तुम? मैं किसके पीछे हो? बड़े भैया की छोटे भैया? अरे मैं बीच में हूँ, नहीं नीचे हूँ मैं तो दोनों के। नहीं तो जो जैसे क्या होता है ना भैया, जैसे अपन गली में से जा रहे हैं, भैया के साथ जा रहे हैं और एक कोई झपटा उधर से डॉगी, तो अपन भैया के पीछे। इधर से जा रहे हैं तो कोई इधर से जाता, अपन भैया के पीछे। अपन तो भैया के पीछे ही हो। मतलब भैया के पीछे हो, बड़े हो छोटे हो कोई मतलब नहीं। भैया तो एक ही है ना। ये आंख है, एक ये आंख है। एक आंख भी कम रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे? क्या काना बोलेंगे, अंदर नहीं बोलेंगे। एक आंख से तो दिखता है ना, काना बोलेंगे। नहीं तो मुझे तो दोनों आंख चाहिए ना, ये आंख यार भाई, दोनों आंखों के लिए एक बार तालियां। तालियां नहीं यार, हमेशा तालियां बजते अच्छा भैया, ये एक प्रश्न था, मुझे इनकी बात में कुछ सच्चाई नजर आई है। क्या तालियां बजाने वाला? नहीं, आप ऊपर नहीं आए, मतलब मुझे इनकी बात में सच्चाई, आपको शंका थी ये लोग ठीक से नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं। फिर आप ऊपर इतनी आए नहीं, बस बच्ची हुआ। बड़े भैया सब नाटक में आ रहे थे, एकदम सच बात है, एकदम सच बात। पीछे पीछे आना था। ये नाटक बड़े भैया कुछ बोलना नहीं, अभी तक बोले नहीं है। सब नाटक पीछे बोलते हुए इसमें नहीं बोल रहे हैं, समझ नहीं क्या बात। जो नाटक है डिफेंस लेवल का नाटक है। महाराष्ट्र में ठीक है, उनका पास कुछ दिक्कत था, प्रॉब्लम है, मैन पावर कम है, इसलिए महाराष्ट्र नाटक सही नहीं है। दिल्ली का जो नाटक बना है कोई डिफेंस स्टाइल का नाटक बना है, थोड़ा से हट के नाटक बना है। उसने रूट से लेके आ गया, दिल्ली चला गया, उसके बाद आया अपना कलकत्ता। कलकत्ता ने अपने दम तक जमा दिया, पूरा ऑडियंस को जमा दिया। अब जमाने के बाद जमशेदपुर आया तो सबको जरा एक स्नेह का लेप डाल दिया कि नहीं बेटा, हम भी किसी ने कर नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। बड़े भैया आप जैसे करो वो नहीं, हम भी कर सकते, आपका साथ का भी है। इसलिए छोटे भैया के लिए ताली मैं चल रहा हूँ। जय गुरु। बीच वाला बात आपको मुझे पसंद नहीं है, ये तो जबरदस्ती वाला बात हुआ। हम भी नहीं, हम है, हम है। चलो भाई एक मिनट, अरे रुक जा, सबसे इंट्रोड्यूस करो। क्या यार तुम लोग बार उसी दरवाजे में बाहर जा रही हो फिर अंदर आ रही हो, क्या मतलब होता है यार? प्रणाम तो करो, वहाँ सब लोग प्रणाम करो, उधर से सब लोग